हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे लेसन 5 जो कि नो योर कस्टमर के बारे में बात करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए और आपसे एग्जाम में पूछने के लिए भी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता भी है नो योर कस्टमर क्या होता है और इसके अंदर क्या किया जाता है। ये सब मतलब आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, जब भी आप बैंक जाते होगे आपके साथ केवाईसी का प्रोसेस किया जाता है। आप नॉर्मली कोई डिजिटल जब सिस्टम यूज़ करते हो पेमेंट के लिए, कोई ऐप यूज़ करते हो, उसके अंदर भी नो योर कस्टमर किया जाता है, केवाईसी किया जाता है। तो ये होता क्या है और किस तरीके से किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, अगर ये सही से ना किया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और किस किस तरीके से ये हमें हेल्प कर रहा है अपने सिस्टम को चलाने के अंदर। तो जैसे कोई भी प्रोफेशनल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनकी आइडेंटिटी लेने के लिए, एड्रेस लेने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, नो योर कस्टमर को यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोसेस है नो योर कस्टमर का, केवाईसी का या नो योर क्लाइंट का, ये कंपलसरी कर दिया गया आरबीआई के थ्रू बैंक्स के लिए। तो ये बैंक्स के लिए कंपलसरी है कि हर एक बैंक को ये प्रोसेस करना ही होगा। कब? जब कोई भी बैंक आपका बैंक अकाउंट ओपन करेगा या आपको गारंटी देगा, जैसे लोन वगैरह आप लेते हो, या जब वो ये गारंटी लेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को किसी तरीके से मिस यूज़ नहीं कर रहे, या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बैंक्स के थ्रू आप उसको मिस यूज़ नहीं कर रहे। तो इस चीज़ के लिए बैंक के लिए कंपलसरी है कि उसको अपने कस्टमर की नो योर केवाईसी करना होगा, नो योर कस्टमर करना होगा। दिस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय आरबीआई फॉर ऑल बैंक्स। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल्स पे करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। की भाई अब किसी कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा लगती है तो उसके अंदर हर एक 6 महीने में आप उसका केवाईसी कर रहे हो, किसी की रिस्क प्रोफाइल कम लगती है तो उसका आप 10 साल में केवाईसी कर रहे हो। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। अ बैंक नीड्स टू डू केवाईसी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो जितने भी उनके कस्टमर्स हैं उनका उनको केवाईसी करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। कितने टाइम में है कि एक बारी बैंक अकाउंट ओपन करते हुए तो किया ही है हमने, उसके बाद हमें रेगुलरली अपडेट भी करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो कस्टमर है वो अपना एड्रेस चेंज करता हो या कहीं और शिफ्ट होता हो। तो इन दैट सिचुएशन इट इज़ नीडेड टू डू अपडेटेड केवाईसी। तो वहाँ पे अब आपको देखना होगा, ये एसेस करना होगा कि वो कस्टमर कैसा है, रिस्क प्रोफाइल कम है, रिस्क प्रोफाइल उसके अंदर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको उसका केवाईसी करना है। तो केवाईसी का मेन एम क्या है? जितने भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए इजी कर देता है जो केवाईसी होता है, कि वो अपने कस्टमर्स को समझ सके, उनको जान सके। और 2002 के अंदर आरबीआई ने ये कंपलसरी कर दिया था सभी बैंक्स के लिए कि उनको ये केवाईसी करना ही होगा, कि जब भी कोई नया बैंक अकाउंट खुलेगा तो हर एक बैंक को अपने कस्टमर का केवाईसी करना ही होगा। और आगे चल के ये हमें और किन चीज़ों में हेल्प करता है केवाईसी? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल टेररिज्म जो होता है, टेररिज्म पॉलिसीज जो होती है उनको कम्बैट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में जो हमें केवाईसी है वो हेल्प करता है, और इससे हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे होते हैं। कि भाई किसी कंट्री को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्सन की, तो हम उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स होते हैं इंटरनेशनली वो भी बेटर होते हैं। ठीक है। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न दैट दीज व्हीकल में बी मिस यूज फॉर इलिशिट पर्पसेज। जैसे अब देखो आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो इनका जो है मिस यूज हो रहा होता बहुत ज़्यादा अलग अलग इलीगल पर्पसेज के लिए, इलिशिट पर्पसेज के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ब्राइबरी के लिए, करप्शन के लिए, असेट्स को छुपाने के लिए क्रेडिटर्स से, इलिशिट टैक्स प्रैक्टिसेस के लिए, पैसे को एक तरीके से टैक्स से बचाया जाता था, फ्रॉड करने के लिए, या और भी बहुत सारी इलिशिट एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये जो केवाईसी का प्रोसेस है इसके थ्रू ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रुक गई। इसके अलावा जब आप डिन लेते हो या डायरेक्टर बनते हो तो उस सिचुएशन में भी आपको अपना केवाईसी कराना होता है। तो जो एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने भी डायरेक्टर की वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी डायरेक्टर को डिन अलॉट किया जाएगा तो वहाँ पे मैंडेटरी होगा कि उनको अपना DIR-3 केवाईसी भी करना होगा। तो ये फॉर्म पर्टिकुलरली केवाईसी करने के लिए ही होता है। तो जब DIR-E केवाईसी किया जाता है, डायरेक्टर से लिया जाता है, तो उसकी जो मोबाइल नंबर होता है और उसकी ईमेल आईडी होती है वो ली जाती है, और इस नंबर के ऊपर ओटीपी भेज के वेरीफाई किया जाता है कि ये जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है ये इसी का ही है।
और अगर कोई डायरेक्टर इसकी कंप्लायंस नहीं करता, यानी कि वो अपने DIR 3 KYC को नहीं फाइल करता, तो उस सिचुएशन के अंदर उसका जो डिन होता है वो क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है MCA के थ्रू। तो इसलिए हर एक डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना डिन का KYC ज़रूर करे। तो क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों हम KYC करते हैं? तो एक तरीके से जितने भी कॉरपोरेट व्हीकल्स हैं हमारे, कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी तरीके का इलिशिएट पर्पस से यूज़ ना हो। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ ना हो, फ्रॉड में, ब्राइबरी में, करप्शन में, शील्डिंग असर्ट्स फ्रॉम क्रेडिटर्स, इलिशिएट टैक्स प्रैक्टिसेस, मार्केट फ्रॉड, टेररिस्ट फंडिंग, अवॉइड फ्यूचर रिस्क, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए हम KYC करते हैं। तो KYC का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हम अपने कस्टमर्स को और अच्छे से समझ पाते हैं, और अपना जो रिस्क हमें जो भी लगता है कि फ्यूचर में ये रिस्क हो सकता है कस्टमर्स के कारण, तो उसको भी हम सही से मैनेज कर पाते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं एक तरीके से, या ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमारे फुलफिल होते हैं किसकी वजह से, KYC करने की वजह से। अब कस्टमर का मतलब क्या होता है, ये जो नो योर कस्टमर आप बोल रहे हो, तो कस्टमर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो अलग अलग एंटिटीज के लिए ये कस्टमर की डेफिनेशन अलग अलग होगी। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो जो व्यक्ति इस ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम यहाँ पे कस्टमर बोल रहे हैं। तो अ पर्सन हु इज एंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी with a reporting entity and includes a person on whose behalf the person who is engaged in the transaction or activity is acting। भाई अब आप किसी और के behalf पे या तो एंटर कर रहे हो, या आप खुद एंटर हो रहे हो किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या कहलाओगे, कस्टमर कहलाओगे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जिसके साथ भी आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो। इसी तरीके से डायरेक्टर्स जो होते हैं जिनको डिन अलॉट हो रखा है, वो भी क्या यहाँ पे कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे। किसके कस्टमर कहलाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। तो यहाँ पे उनको इनका KYC करवाना जरूरी है डायरेक्टर्स का। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति या कोई एंटिटी अपने अकाउंट को मेंटेन कर रही है बैंक के अंदर, तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति या एंटिटी अपने अकाउंट को मेंटेन कर रही है वो क्या है, कस्टमर है। कोई बेनिफिशियरी है किसी ट्रांजैक्शन का जो कि किसी प्रोफेशनल इंटरमीडिएट के थ्रू कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि किसी स्टॉक ब्रोकर ने किसी के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन की, किसी CA ने की, CS ने की, किसी सॉलिसिटर ने, एडवोकेट ने की, तो वहाँ पे ये जो लोग हैं, जैसे कि जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो किसी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जिसके बिहाफ पे वो कर रहे हैं वो व्यक्ति इनका क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये उनका क्या करे, KYC करे। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन या कोई एंटिटी कनेक्टेड है किससे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, विच कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू बैंक, फॉर एग्जाम्पल वायर ट्रांसफर और इशू हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति एंटिटी है ये क्या कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे। तो इनका KYC करना ज़रूरी होगा। और लास्ट क्या आता है, ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन, कि भाई किसी के बिहाफ पे अगर अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, जैसे बेनिफिशियल ओनर के A के बिहाफ पे B अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, जो AB है जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। और इसका भी आपको KYC करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के बिहाफ पे तो अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो ये लोग क्या हैं, कस्टमर हैं एक तरीके से। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे KYC किया जाता है, जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए डिन जब आप ऑब्टेन करते हैं वहाँ पे KYC किया जाता है। आप बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, वॉलेट ओपन करते हैं, जैसे आप अगर डिजिटली भी देखें, जैसे पेटीएम पे, फ़ोनपे पे, आप इन पे भी अगर अपना वॉलेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी KYC किया जाता है। आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं एक लिमिट से ऊपर, वहाँ पे KYC किया जाता है। आप गोल्ड सिल्वर या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ पे भी KYC किया जाता है। आप एम्प्लॉयमेंट या प्रोविडेंट फंड के अंदर आते हैं, वहाँ पे भी आपका KYC किया जाता है, भाई एम्प्लॉय को जानना या प्रोविडेंट फंड करते हुए उस व्यक्ति को जानना। आप कोई सब्सिक्वेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपका KYC होगा। लोकर फैसिलिटी अगर आप बैंक से लेते हैं तो वहाँ पे आपका KYC होगा। when the bank feels it necessary to obtain additional information from existing customer based on conduct of the account, कि भाई अकाउंट के अंदर एकदम से फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, तो बैंक को लगता है कि यहाँ पे KYC करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे एकदम से KYC करवाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई चेंज होता है सिग्नेटरीज के अंदर, मैंडेट होल्डर्स के अंदर, बेनिफिशियल ओनर्स के अंदर, तो वहाँ पे भी फिर KYC करवाया जा सकता है। तो इन सिचुएशंस के अंदर KYC करवाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ KYC कौन से होते हैं, कि किस किस तरीके के KYC होते हैं? एक होता है आपका CKYC और एक होता है EKYC। अब ऐसा नहीं है कि ये भी अलग अलग होते हैं, CKYC EKYC के थ्रू भी किया जा सकता है। अब CKYC है क्या? C का मतलब सेंट्रल KYC। सेंट्रल से आप समझ रहे होंगे कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमने कर दिया, कि एक बार ही अगर आपका KYC हो गया तो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपकी उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म
नॉर्म्स एंड इंटर यूजिबिलिटी के लिए बनाया गया कि एक बार यूनिफॉर्मली आपका सब जगह पे सेम तरीके से ही केवाईसी होगा, और एक बार वो हो गया तो एक जगह पे आपका वो डाटा को स्टोर कर लिया जाएगा सेंट्रलाइजली, और फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस डाटा की ज़रूरत होगी तो वो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन जो केवाईसी के लिए बनाया गया है, सेंट्रलाइज एक जो एक तरीके से रिकॉर्ड रजिस्ट्री बनाई गई है, वहाँ से वो डाटा ले लिया जाएगा। तो जो सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्री है across all financial sectors has been set up by depository for KYC records। तो एक तरीके की रजिस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई है जहाँ से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नया प्रोसेस है इसके अंदर कस्टमर से बिना पूछे ही द न्यू प्रोसेस विदाउट आस्किंग कस्टमर टू अच्छा इस ये बोल रहा है कि इस नए प्रोसेस के कारण अब आपको कस्टमर से बार बार नहीं केवाईसी करवानी पड़ती कि आप एक बैंक में गए वहाँ पे केवाईसी दोबारा हो रही है, फिर दूसरे में गए दोबारा केवाईसी हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जैसे बैंक्स के अंदर आप जा रहे हो या म्यूचुअल फंड कर रहे हो, ब्रोकरेज फर्म्स के पास जा रहे हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जा रहे हो, तो आपको बार बार केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप CKYC के नॉर्म्स को फुलफिल कर देते हो नए, यानी कि आपका डाटा अगर वहाँ पे स्टोर हो जाता है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और अब बार बार आप हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन दो तो बार बार डबल डाटा स्टोर हो रहा है तो डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके पास भी अलग से है, उसके पास भी अलग से है, तो स्पेस भी बेकार में यूज़ हो रही है। और फोर्जरी भी नहीं होगी, भाई आपने वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उससे फोर्जरी भी नहीं होगी कि भाई सब जगह सेम इन्फॉर्मेशन है, तो फ्रॉड होने से भी बच जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम सेरसई बोलते हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री का, यानी कि इसके पास ये सारा डाटा स्टोर होता है जो सेंट्रलाइज केवाईसी का है। तो ये चीज़ हमारी, इसको हम CKYC बोलते हैं। तो जब आप अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे आपको बार बार अपना KYC करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो सबके लिए आपका एक सिंगल KYC यूज़ हो जाएगा। अब जब इसी KYC को आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक KYC, कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली आपका KYC हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर होता है उन्हीं का ये हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। और एट प्रेजेंट डेट आप देखोगे कि सभी के पास आधार नंबर होता ही है। तो इसमें होता क्या है कि कस्टमर जो होते हैं अपनी कंसर्न दे देते हैं, जो ये अथॉरिटी है जो कि आपके आधार बनाती है, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसको आप अथॉरिटी दे देते हो कि जो आपकी डिटेल इसके पास है, जैसे कि आपके जो उन्होंने आधार बनाते हैं तो आपने देखा था बायोमेट्रिक पूरा लेते हैं, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स, सारी डिटेल आपकी ली जाती हैं। तो आप इनको कंसर्न दे देते हो कि ये जो आपकी आइडेंटिटी है ये रिवील कर दी जाए, जो आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, ये जो भी व्यक्ति जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिसके लिए भी आप कंसर्न दे रहे हो, तो ये आधार जो अथॉरिटी है, UIDAI जो अथॉरिटी है, ये उस अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दे दे, उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन दे दे जिसके लिए भी आप कंसर्न दे रहे हो। ठीक है, आफ्टर द UIDAI सेंड देयर कस्टमर डाटा कंप्राइजिंग ऑफ, जैसे इसके अंदर आपका नाम, एज, जेंडर, फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें बैंक को भेज दी जाती हैं इस अथॉरिटी के थ्रू, UIDAI, यही आपका जो है आधार बनाती भी है। तो ये एक वैलिड प्रोसेस है KYC वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी हेल्प करता है। तो वैलिड डॉक्यूमेंट ये माना जाता है। इसी तरीके से डायरेक्टर्स का भी KYC होता है, जो हमने पहले भी देखा कि अगर कोई डायरेक्टर दिन लेता है तो उसको अपना 31 मार्च तक का जो है वो KYC करना होता है, जिसके लिए जैसे मान लो अगर अब ये ईयर 2023 चल रहा है तो 2003 का जब 23 का जब मार्च 31 आएगा उसके लिए जो KYC अपडेट होगा उसकी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, यानी कि इस साल के लिए जो मार्च 31 को एंड होगा इसकी आप KYC 30 सितंबर 2023 तक कर सकते होते हो। और उसके बाद करते हो तो फिर पेनल्टी लगती है 5000 रुपीज़ की। अगर इससे पहले पहले कर लो तो फ्री होता है, इस फॉर्म की कोई भी फीस नहीं जाती, जो कि आपका DIR 3 KYC होता है, इसको आपको सबमिट करना होता है जिसके थ्रू KYC हो जाता है, तो उसकी कोई फीस नहीं लगती। और एक बार आप ये कर देते हो तो उसके बाद आपको अगली बारी क्या करना होता है, DIR 3 KYC वेब वाला फॉर्म भरना होता है, अगर आप अपने एक बारी ये KYC कर दिया है तो। और अब आपकी कोई भी एक चीज़ में चेंज आ रहा है, जैसे आपकी पर्सनल मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, ईमेल एड्रेस चेंज हो रहा है, तो फिर वो आपको ई फॉर्म DIR 3 KYC के थ्रू अपडेट करना होगा MCA के पास। अब कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है DIR 3 KYC की, जो हर एक डायरेक्टर को करना होता है ऑन और बिफोर 31 मार्च
ठीक है, तभी उसका डिन का स्टेटस अप्रूव दिखाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो एक्टिव डिन नहीं दिखाएगा, डिसअप्रूव दिखा देगा। ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। क्या मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देनी होती है? तो इसके अंदर आपका एक मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी ज़रूर जाती है, और उसके ऊपर जो ओटीपी आता है वो आपको सबमिट करना होता है। उसके बिना आपका यहाँ पे केवाईसी नहीं होता है। देन सर्टिफिकेशन ऑफ DIR3 केवाईसी देखें तो इसके अंदर पहले आपका खुद का DSC लगता है, जो डायरेक्टर होता है उसका खुद का केवाईसी लगता है। उसके बाद किसी प्रोफेशनल का उसके ऊपर जो प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल है उसका डिजिटल सिग्नेचर लगता है, जैसे CA, CMA का, जो कि इसको ऑथेंटिकेट करता है। एंड देन फिर आपका ये फॉर्म जो होता है DIR3 केवाईसी, ये सबमिट होता है। उसके बिना ये सबमिट नहीं होता। तो अगर आप कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड भी है, इवन उसके लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो अपना ये DIR3 केवाईसी फाइल करे। और अगर वो फेल हो जाता है तो उसका जो डिन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और उसके पीछे रीज़न रहता है कि इसने अपना DIR3 केवाईसी फाइल नहीं किया है। तो नील फीस होती है अगर आप ड्यू डेट से पहले सबमिट कर देते हो, और 5000 की फीस होती है अगर आप ड्यू डेट के बाद अपने इस फॉर्म को सबमिट करते हो। ठीक है। MC हैज ऑल्सो नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर ई फॉर्म DIR3 केवाईसी। तो ये MC ने बता रखा है कि क्या फॉर्मेट होगा इसका। तो अब ये हमने ऊपर भी देखा था कि DIR3 केवाईसी वेब सर्विस कब यूज़ की जाती है? जब आप ऑलरेडी अपने फॉर्म फॉर्म DIR3 केवाईसी को सबमिट कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर इस वाले फॉर्म को फाइल करना होता है। इसी तरीके से एक फॉर्म आता है ई फॉर्म एक्टिव। क्या नाम है फॉर्म का? ई फॉर्म एक्टिव। तो ये ई फॉर्म एक्टिव है क्या? ये हर एक कंपनी को फाइल करना था जो भी कंपनी 31 दिसंबर 2017 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो उनके लिए मैंडेटरी था कि उनको ई फॉर्म एक्टिव नाम का एक फॉर्म था, ये फॉर्म उनको फाइल करना था। तो उसके अंदर उनको अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस की ई फॉर्म एक्टिव के अंदर। ठीक है। और इसकी ड्यू डेट थी मतलब 15 जून 2019 से पहले पहले ये सबमिट करना था। ई फॉर्म एक्टिव नाम का एक फॉर्म था। फिर एक्सक्लूजन्स बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लाइंस। तो क्या एक्सक्लूजन हो जाएगा अगर आप नॉन कंप्लाइंस करोगे? तो कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती सेक्शन 137 के अंदर, या अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती सेक्शन 92 के हिसाब से, उनको ये रेस्ट्रिक्टेड था कि वो अपना ई फॉर्म एक्टिव फाइल कर सके। तो यानी कि ये जो लोग थे इनको अलाउड नहीं था कि वो अपना ये वाला जो फॉर्म है ई फॉर्म एक्टिव ये फाइल कर सके। फिर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो अगर आप इसको नॉन कंप्लायंस करोगे तो आपका स्टेटस जो है एक्टिव नॉन कंप्लाइंट के नाम से आएगा, यानी कि आपने ये जो फॉर्म एक्टिव है ये फाइल नहीं करा है। तो अगर कंपनी इंटीमेट नहीं करती द सेट पर्टिकुलर सच कंपनीज आर मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट, तो उनका ये स्टेटस हो जाएगा एक्टिव नॉन कंप्लाइंट अगर वो 2019 16 जून से पहले इस फॉर्म को फाइल नहीं करती। और उनके ऊपर फिर जो पेनल्टी है, जो भी एक्शन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 के हिसाब से किया जाएगा। तो अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे थे या आप नहीं करते, ये फॉर्म को फाइल नहीं करते जो एक्टिव नाम का फॉर्म था ई फॉर्म एक्टिव नाम का, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके बाद अगर आप नहीं करते? तो ये जो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स है ये भी आप फाइल नहीं कर पाते, जैसे SH07, PAS03, DIR12, ये जितने फॉर्म है INC22, INC28, ये सब आपको ब्लॉक हो जाते हैं। आप ये सब फाइल नहीं कर पाते अगर आपको फाइल करने दे तो। ठीक है। तो आपको दोबारा से ये फॉर्म फाइल करना था, मतलब आपको ये फॉर्म फाइल करना था, तो आपका फिर स्टेटस जो है वो वापस से एक्टिव कंप्लाइंट हो जाता। तो अगर आप 16 जून 2019 के बाद इस फॉर्म को फाइल करते हैं तो आपके ऊपर फीस 10,000 रुपये की लगती। पर ये 2017 से पहली वाली कंपनीज के लिए, उसके बाद की कंपनीज के लिए फॉर्म फाइल नहीं होना है। तो अभी के लिए आप देखोगे तो ये अभी तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो हो चुकी है, मोस्टली कंपनी ने कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया उनके ऊपर 10,000 की पेनल्टी है, जो कंपनी 2017 से पहले बनी थी। अब कुछ गाइडलाइंस है ICSI की नो योर मेंबर्स के लिए, जो भी बनते हैं उनके लिए, उनको भी अपनी इंस्टीट्यूट के साथ ICSI के साथ ये नो योर मेंबर्स करना होता है। तो हर एक मेंबर को कम्युनिकेट करना होता है इंस्टीट्यूट को, अगर उनके कोई प्रोफेशनल एड्रेस के अंदर चेंज होता है, कितने टाइम के अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर, जब भी वो अपने एड्रेस के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो हर एक मेंबर को ये ध्यान रखना है कि उनको अपना अपडेटेड KYC मेंटेन करना है ICSI के पास, जिसको हम नो योर मेंबर बोलते हैं। ठीक है। और जब ये KYC कब किया जाएगा या KYM कब किया जाएगा? जब वो अपनी एनुअल मेंबरशिप फीस पे करते हैं, उस वक्त इस KYC को कर लिया जाएगा। और ये 2016-17 के बाद मैंडेटरी है कि हर एक मेंबर का ये किया जाता है। ठीक है। और एक बार ये आपका हो गया
2016-17 में। इसके बाद हर एक 3 साल में आपको ये अपडेट मैंडेटरीली करना होता है। भाई उससे पहले अगर कोई चेंज हुआ तो आपको 30 डेज में अपडेट करना ही है, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं हुआ, इवन देन आपको हर एक 3 साल में अपडेट करना होता है। जब भी आप अपनी एनुअल फीस पे करते हैं, एनुअल मेंबरशिप फीस जो होती है, जब वो पे होती है, उस वक्त आपको ये अपडेट कराना होता है। इसी तरीके से जब आप कोई जॉब में चेंज कर रहे हैं, अपना कुछ भी इस तरीके का प्रोफेशनल एड्रेस, प्रोफेशन में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये अपना अपडेट करना होगा ICSI के पास। तो 2016-17 से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंदर आपके दो मेन चीज़ें होती हैं जो कि देखी जाती हैं, दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं, जो कि आपके थ्रू साइन होने ज़रूरी होते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और एक डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? हो सकता है कि आप जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दे रहे हो उसके ऊपर अगर आपका एड्रेस भी है, तो वही सेम डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी यूज होता है, और आपको दो फिर अलग से डॉक्यूमेंट देने नहीं पड़ते। तो अगर आप देखो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आप अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दे सकते हो, तो आप पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। और अगर इनके ऊपर आपका, इनमें से किसी के ऊपर भी अगर आपका एड्रेस है और वो आपने एज ए वैलिड प्रूफ दिया है अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो आपको अलग से एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया उसके ऊपर एड्रेस नहीं है, देन आपको अलग से एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, कोई यूटिलिटी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे कि आपका वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस कनेक्शन का कोई हो गया। तो इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं होता, तो फिर ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज होगा, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज नहीं होगा। तो अगर आप पैन कार्ड दोगे तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, फिर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो जैसे, तो उसके ऊपर दोनों चीजें होती है, आपकी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाती है और आपका एड्रेस भी प्रूफ हो जाता है। तो डिपेंड्स कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे रहे हो। तो जैसे राशन कार्ड है, ये फिर आपके एड्रेस प्रूफ के लिए यूज होगा, पासबुक है, तो इनमें से फिर कोई चीज आपको देनी पड़ेगी अपना एड्रेस प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है। अब इसी तरीके से जो प्रैक्टिस के अंदर है CS, उनको अपने क्लाइंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, ताकि उनका वो KYC करके रखे। जैसे कि अगर क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है उसकी हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स ले ले उनसे, या ये चीज़ें ले लें, ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। नेम ऑफ एंटिटी, सिन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टाइप ऑफ एंटिटी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए एज एन प्रैक्टिसिंग CS। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जानना चाहिए कि क्या उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पेरेंट कंपनी कौन है, सब्सिडरीज कौन है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या परमिसिबल बिजनेस है एज पर MOA, बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। फिर ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ। ये 4 की एलिमेंट्स है, जो मतलब हर एक प्रोफेशनल को अडॉप्ट करनी चाहिए अपने KYC नॉर्म्स के तौर पर अपने क्लाइंट्स के लिए। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी की आप किस एक पॉलिसी बनाओगे कि जिस सिचुएशन में ये चीज़ होगी तभी मैं अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इस क्लाइंट का काम नहीं करूंगा। क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा, और रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। तो ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इस देखो, कोई भी सेटल मैनर है नहीं यहाँ पे KYC करने का प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन ICSI ने एक पॉलिसी दे रखी है, जैसे नो योर मेंबर की, KYC नॉर्म्स की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं KYC करने के लिए अपने क्लाइंट्स का। और अगर कोई प्रोफेशनल जो कि फॉरेन क्लाइंट है जिसके, तो उस फॉरेन क्लाइंट का KYC और एक्स्ट्रा केयर से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा चांसेस होते हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करने के या फ्रॉड होने के, तो इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए। अब अगर आप KYC नहीं करते तो उसके क्या क्या रिस्क होते हैं, ड्यू कर देते हैं KYC को तो, या इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो रेप्यूटेशन रिस्क है। कंपनी कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही है तो फिर एक तरीके से पब्लिक के बीच में रेप्यूटेशन खराब हो जाती है, फिर आगे काम नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं आते। ऑपरेशनल रिस्क होता है, तो ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशन, डिस्प्यूट एंड ड्यू डिलीजेंस, आपने एक नहीं किया तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। वो आपको पहले ही आपने उसको KYC नहीं किया तो आपको पता ही नहीं था कि ये तो बहुत बड़ी डिफॉल्टर व्यक्ति हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, या इस कंपनी के अगेंस्ट तो बहुत सारे मिसमैनेजमेंट के केसेस चल रहे हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क हो जाता है। रिस्क दैट अराइज लीगली, अब कुछ चीज़ें इलीगली अराइज हो जाती हैं, भाई आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या इस तरीके की आपको प्रोसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि KYC जो है वो मैंडेटरी कर रखा है लॉ ने काफ़ी सारी जगहों पे। फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिस्क होते हैं अगर आप KYC नहीं करते तो। फिर एनहेंस ड्यू डिलीजेंस इन KYC है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एनहेंस ड्यू डिलीजेंस की। यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि आपको एक
इस तरीके से अपना प्रोसेस करना है, एक रिग्रेस प्रोसेस करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है केवाईसी की, कि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि आपने अपनी कस्टमर की आइडेंटिटी जो है वो निकाल ली है। तो यानी कि आपको क्या करना है, रिग्रेस एंड रोबोस्ट इस तरीके के प्रोसेस को करना है जिससे आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए और आपको रेलिवेंट एडवर्स इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो वो सारी आपको मिल जाए। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस के अंदर रिग्रेस एंड रोबोस्ट प्रोसेस होना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए और रेलिवेंट एडवर्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन केवाईसी, तो ये कस्टमर के लिए बता रहा है कि कस्टमर को क्या करना चाहिए। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको एडवाइस किया गया है आरबीआई के थ्रू कि कुछ सर्टेन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो उनको यूज़ करने चाहिए जब भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं या कोई ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं जिनके ऊपर उनको शक है कि इस तरीके की कोई यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है ये रिवाइज की गई हैं टाइम टाइम पे आरबीआई के थ्रू कि भाई हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है जो बनाई गई है अ, जो इसको फ्रॉड्स को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म को, फाइनेंशियल टेररिज्म को रोकने के लिए, तो उनके हिसाब से भी हम अपने जो केवाईसी होते हैं जिसको हम सीडीडी बोलते हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, उनको हम अपडेट करते रहते हैं। तो कुछ चेंजेस हैं जैसे कि हमने अपने पीएमएल रूल्स के अंदर किए हैं। हमने जो डिजिटल केवाईसी की डेफिनेशन है उसके अंदर ये चेंज किया है कि भाई लाइव फोटो जो है कस्टमर की वो हम ले सकते हैं, वो उसको हम वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। ठीक है, आधार को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम मानते हैं कि ये अगर ई डॉक्यूमेंट्स भी आप दे दोगे तब भी आपका जो केवाईसी है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए जैसे आधार नंबर की बात की गई है, तो आधार नंबर को हम मानते हैं कि भाई ये यूज़ किया जा सकता है किसी की केवाईसी करने के लिए। किसी के पास अगर आधार नंबर का प्रूफ ऑफ पोजेशन लेना है तो उसकी हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या ऑफलाइन वेरिफिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या प्रूफ लेंगे पोजेशन ऑफ आधार के लिए, क्या क्या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप ई डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो किसी की केवाईसी करने के लिए। परमानेंट अकाउंट नंबर ले सकते हो आप किसी का। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन करी अपने पीएमएल रूल्स के अंदर। हमने वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस लाया, जैसे आप देखते होगे अभी डिन वगैरह लेते हो तो आपको यहीं से बैठ के वीडियो बनानी होती है, तो वो चीज़ें हमने सारी इंट्रोड्यूस की। तो ये सारी चीज़ें हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की। ये आप एक बार रीड कर सकते हो, या अलग से कुछ इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कहीं कहीं पे आप देख सकते हो रेगुलेटरी एक्शंस हैं जो कि किए लिए गए जहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए, जैसे इलाहाबाद बैंक के अगेंस्ट 20 मिलियंस की पेनल्टी लगाई गई। ऐसी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सबके अगेंस्ट इस तरीके की पेनल्टी लगाई। इसी तरीके से 2019 के बाद ये 4 और पेनल्टीज लगी इलाहाबाद बैंक पे, कॉर्पोरेशन बैंक पे, पंजाब नेशनल बैंक पे, यूको बैंक पे। तो इस तरीके से पेनल्टीज लगाई जाती हैं अगर वो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। तो बेसिकली क्या यहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं कर रहे होते कि आप एडरेंस नहीं कर रहे केवाईसी रिक्वायरमेंट्स की, आप कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, रिस्क कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे, आप रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, या जो गाइडलाइंस दी गई है फेमा प्रोविजंस की उनको फॉलो नहीं करे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। अब हमें काफ़ी सारे डेबिट कार्ड फ्रॉड देखने को मिलते हैं केवाईसी ना होने के कारण। जैसे एक कंप्लेंट मिलती है, यहाँ पे क्या होता है कि एक एटीएम कार्ड जो होता है वो 68 टाइम्स यूज़ होता है, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर। फिर वो कंप्लेंट करता है 2 महीने के बाद जो कस्टमर होता है कि भाई मेरा कार्ड जो है उसको इस तरीके से कोई और यूज़ कर रहा है, तो फिर बैंक उसके कार्ड को ब्लॉक कर देती है। और बैंक रिप्लाई करती है कि हमने तो आपको पिन और जो आपका कार्ड है वो दोबारा से री इशू किया था आपके एड्रेस के ऊपर 2 अलग अलग कोरियर एजेंसीज के थ्रू। और हमें तो बैंक बोलता है कि इस बारे में बाद में पता चलता है जब आप हमें बताते हो कि आपने एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है अपना चेंज कर लिया है। हमें नहीं पता था ये, कि हमें तो लगा था जो आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन दी है वही सही है। और हमने इसको अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका जो अकाउंट था वो लो रिस्क कैटेगरी का था। हमारे हिसाब से आपको अभी 7 साल बाद जाके हमें आपको केवाईसी करना था जिस हिसाब से आपका अकाउंट था। लेकिन यहाँ पे बीओ ओपिनियन करता है कि ये बैंक की ड्यूटी थी कि उनको ये ध्यान रखना था, ड्यू केयर लेनी थी, अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना था, और आप इस तरीके से पिन जो है गलत तरीके से भेज रहे थे। तो यहाँ पे फिर उसको ये एक तरीके से बोला जाता है कि जितना भी अमाउंट विड्रॉ हुआ है तो वो आप इसको वापस करो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आपने केवाईसी सही से नहीं करी तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी किस तरीके की आ रही है। अब मनी फ्रॉड होते हैं काफ़ी सारे अगर आप इनकम्प्लीट केवाईसी करते हो, जैसे टैक्स इवेड हो जाते हैं, और बहुत सारे इस तरीके के, आप लोन गलत तरीके से ले लिया जाता है, फिक्शियस नेम से ले लिया जाता है। तो अगर इनकम्प्लीट केवाईसी होगी तो बहुत सारे फ्रॉड्स होंगे। फेक डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाती है, फेक डॉक्यूमेंटेशन करके पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉड, मतलब फॉर्ज तरीके से। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कंसीलिंग लाइबिलिटीज, मिस स्टेटमेंट, शॉर्ट गनिंग,
शॉर्ट गनिंग क्या होता है कि आप मल्टीपल मल्टीपल लोन ले लेते हो सेम प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आप केवाईसी सही से नहीं कर रहे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन है, तो वो सेम ही प्रॉपर्टी पे ही एक प्रॉपर्टी इसी पे बार बार लोन लेता रहेगा, और जब ये लोन लेके नहीं वापस कर पाएगा तो आप क्या करोगे, एक ही प्रॉपर्टी पे है तो उसके अंदर फिर आपको प्रॉब्लम अराइज होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप केवाईसी सही से नहीं करते। अगर आप इनकम्प्लीट केवाईसी करो तो बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जैसे हैकिंग करते हैं हैकर्स जो होते हैं, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होती हैं। तो हैकिंग होती है, फिशिंग होती है। फिशिंग के अंदर क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आपकी जो कार्ड होता है और आपकी पर्सनल डिटेल होती है वो फेक ईमेल आपको भेजी जाती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और आपको आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। फार्मिंग होती है, ये मेलिशियस कोड जो होता है किसी व्यक्ति के पर्सनल कंप्यूटर पे डाल देते हैं, सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, और फिर ये आपको एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर ले जाता है जो कि फ्रॉडलेंट वेबसाइट होती है, आपके बिना कंसर्न के, आपके बिना नॉलेज के। जैसे कि मान लो एक्स जो है वो एक वेबसाइट को सर्व करता है, वो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इस वेबसाइट पे चला जाऊं, लेकिन वो लिंक जो होता है ना उसको किसी फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, फिर उस पर जाके आप सामान खरीदते हो, कुछ भी करते हो, पेमेंट करते हो, सामान वामान कुछ नहीं आता, बस आपकी पेमेंट हो जाती है वहाँ पे। इसको फार्मिंग बोलते हैं। विशिंग होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी सॉलिसिट की जाती है। फ़ोन को यूज़ करते हैं यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। जैसे एक्स जो है वो कॉल करता है डाटा लेने के लिए, और वो जो डाटा लिया जाता है वो इलिशियट पर्पस के लिए लिया जाता है। ऐसी स्मिशिंग होती है ये। इसके अंदर क्या होता है, सेल फोन के ऊपर आपको टेक्स्ट मैसेज आता है और अपने कस्टमर को एक तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, आपको इस तरीके का मैसेज भेजा जाएगा और उसके अंदर एक लिंक भेज देंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आप उसके ऊपर करते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। डेबिट कार्ड स्कीमिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो जो जैसे किसी आप एटीएम में जाते हो तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कोई कैमरा या कोई मशीन जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है उस एटीएम के ऊपर, और वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, पिन ले लेता है, फिर देन बाद में उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। कंप्यूटर वायरस डाले जाते हैं, तो आपको पता ही है। काउंटरफिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भाई, आपके फेक चेक, डीडी, इस तरीके से नकली बनाए जाते हैं और पैसे को निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं अगर आपके सही से केवाईसी नहीं हो रखा होता। ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। इवन केवाईसी के बाद भी इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है, आइडेंटिटी जो होती है वो भी चुराई जाती है कि भाई आपके एक्स जो है बैंक में जाएगा और आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वो आप है, उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ होगा, और फिर वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट करना। मोबाइल वॉलेट से जो होते हैं, जैसे आपके अलग अलग आप ऐप्स यूज़ करते होंगे, उसके अंदर वॉलेट्स होते हैं जिसमें आप पैसे डाल के रखते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे उसके थ्रू भी फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, फेक मर्चेंट्स आ जाते हैं, इस तरीके की देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है कि भाई ये चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जब केवाईसी करना है, तो इन इन लोगों से क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, अब वो अपना अकाउंट खोलना चाहती है, तो वहाँ पे उनसे क्या क्या चीज़ें ले ली जाएंगी, ये कुछ डॉक्यूमेंट से बताया गया, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब एक बार आप रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ बैठ जाएंगे। पार्टनरशिप मेमोरेंडम सब क्या लोगे, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर जितने हैं उनका पैन ले लोगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है। कंपनी का खोलोगे तो आप सी जो उनका सिन है वो ले लोगे, एमओए, एओए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजोल्यूशन ले लोगे कि भाई इसको ऑथराइज कर रखा है कि हाँ ये चीज़ें आके यहाँ पे अकाउंट खोल सकता है। ट्रस्ट है तो वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, परमानेंट अकाउंट नंबर या फॉर्म 60 जो होता है वो ले लोगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, एक बार रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनसे आप क्या क्या चीज़ें ले लोगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको लेने होते हैं जब भी हम इन लोगों का केवाईसी करते हैं। तो यही चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दे रखी है और ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो कि केवाईसी के अंदर क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के परस्पेक्टिव से और बहुत सिंपल चैप्टर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।